दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। क्या है दुनियादारी? दुनिया को जानने का जतन या दुनिया में जीने का जतन? बताइएगा ज़रूर। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और फिलहाल आप लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं, जिसमें हम दुनिया भर की खबरों के बारे में बात करते हैं। छुटपन में पढ़ी जाने वाली जनरल नॉलेज की किताबों में कुछ नाम स्थायी से थे। उनमें से एक था दुनिया की सबसे लंबी नदी नील। हमने पढ़ा था ये मिस्र की जीवन रेखा है। अंग्रेजी में मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। यही नदी है जिसकी घाटी में एक महान सभ्यता जन्मी थी। उस सभ्यता के राजा, जिन्हें मिस्र में फ़ैरो कहते थे, इस नदी को पूजते थे। जिस इलाके में बारिश की एक बूंद न गिरती हो, वहाँ इसी नील की लाई बाढ़ मिट्टी को नमी देती थी और इसी के किनारे इंसानों ने पहली बार खेती का गुर सीखा। इस देश के साथ ये नदी यूँ जुड़ी कि लोग कहते हैं नील नहीं तो मिस्र नहीं। मगर क्या आपको पता है कि नील केवल मिस्र की धरोहर नहीं है, कई और देशों का मुस्तकबिल भी इस नदी से जुड़ा है। उनमें से ही एक देश इस नदी को बांधने पर अड़ा है। उसकी ये कोशिश बाकियों के लिए अस्तित्व का सवाल बन गई है। इस बात पर इतना मनमुटाव है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो जंग छिड़ सकती है। आज दुनियादारी में यही जानेंगे। इस कहानी का सेंट्रल किरदार तो है नील नदी, जिसे अंग्रेजी वाले नाइल पुकारते हैं। ये नाम हिब्रू भाषा के एक शब्द नहल से निकला है। इसका मतलब होता है नदी घाटी। करीब 6,650 किलोमीटर लंबी ये नदी शुरू होती है युगांडा और तंजानिया स्थित सबसे बड़ी अफ्रीकी झील लेक विक्टोरिया से। वहाँ से उत्तर की ओर बहते हुए ये भूमध्य सागर में आकर मिल जाती है। ऐसी कितनी अजीब चीज़ है ना कि विक्टोरिया के होने से कितने बरस पहले ये झील रही होगी, कितने 100,000 बरस पहले। लेकिन हाय रे उपनिवेशवाद, अंग्रेजी हुक्मरानों के नाम से नाम जुड़ गए। आगे बढ़ते हैं। ये नील नदी उत्तर की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में आकर मिलती है। अपनी इस हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान नदी 10 देशों से गुजरती है। कौन से 10 देश हैं ये? देख लीजिए, जीके का सवाल है। मिस्र, इथियोपिया, बुरुंडी, तंजानिया, रवांडा, कॉन्गो, केन्या, युगांडा, सूडान और साउथ सूडान। आपने नदी का रास्ता समझ लिया, देश समझ लिए। अब आते हैं इसके पानी में। नील के रिवर बेसिन में 2 हिस्से हैं। पहला इथियोपियन हाईलैंड और दूसरा ग्रेट इक्वेटोरियल लेक्स। अब ये रिवर बेसिन क्या होता है? आसान भाषा में समझिए कि वो इलाका जहाँ से नदी को उसका पानी मिलता है। नील नदी के इन 2 रिवर बेसिन्स में सबसे अहम है इथियोपियन हाईलैंड्स। नील नदी में जितना पानी है उसका 85% हिस्सा इसी इलाके से आता है। और नाम से जाहिर है इथियोपियन हाईलैंड्स के इस इलाके में मुख्य हिस्सेदारी किसकी होगी? इथियोपिया की। तो इथियोपिया ने सोचा कि जब नदी का 85% पानी हमारे यहाँ से जाता है तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं। अब नदी का फ़ायदा कैसे लेंगे? एक तो आप इसके पानी से इंसानों की, खेतों की, कारखानों की प्यास बुझा सकते हैं। दूसरी बड़ी उपयोगिता है पनबिजली। इथियोपिया में वैसे भी आधी आबादी अंधेरे में रहती है, बिजली का अकाल है। ऐसे में देश ने सोचा कि अगर हम अपने हिस्से की नदी पर एक विशाल पनबिजली परियोजना शुरू करें तो अपने घर का अंधेरा मिटेगा, साथ साथ पड़ोसी देशों को बिजली बेचकर पैसे भी आएंगे। और इसी इरादे से उसने शुरू किया ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम प्रोजेक्ट। शॉर्ट में इसका नाम GERD। इस GERD पर काम शुरू हुआ 2011 में। लगभग 74% काम पूरा हो चुका है। काम पूरा होने के बाद ये पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम होगा। और पता है इसके जलाशय का साइज कितना बड़ा होगा? लंदन उससे भी ज़्यादा बड़ा, करीब 1874 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में पहले इसके जलाशय में 74 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जमा हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट से कितनी बिजली बनेगी? लगभग 6000 मेगावाट बिजली। इस GERD प्रोजेक्ट को लेकर 22 जुलाई को एक बड़ा अपडेट आया। इस दिन इथियोपिया ने बताया कि GERD में पानी भरने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया। 2023 तक बांध अपनी पूरी क्षमता में बिजली उत्पादन करने लगेगा। और इस ऐलान से इथियोपिया के लोग कई दिनों तक त्योहार मनाते रहे।
उन्हें लगा कि अब अंधेरा जाने को है। हजार लोग हाथ में इथियोपिया का झंडा लिए सड़कों पर निकल आए, नाचने लगे। जनता खुश है, उन्हें लग रहा है कि बांध उनका मसीहा बनेगा, गरीबी खत्म होगी। तो एक तरफ इथियोपिया है जहां जलसा है, दूसरी तरफ उसके पड़ोसी सूडान और मिस्र में गहरी उदासी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बांध उनकी बर्बादी लाएगा। इस चिंता की वजह है अस्तित्व का संकट। मिस्र की 95% आबादी नील के किनारे या फिर इसके डेल्टा वाले एरिया में रहती है। अपने पानी की ज़रूरतों के लिए वो पूरी तरह नील पर निर्भर है, और ये निर्भरता आज से नहीं, हजारों वर्षों से है। इसलिए मिस्र ने सदियों से इस नदी पर एकाधिकार बनाए रखा। आधुनिक दौर में भी उसने अपनी भौगोलिक अहमियत के सहारे नील पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। इस प्रभुत्व के लिए अपने पड़ोसियों पर एक तरफा समझौते लादे। मसलन 1959 में किया गया जल समझौता। ये ट्रीटी हुई मिस्र और सूडान के बीच। इसके तहत नील का कमोबेश समूचा पानी मिस्र और सूडान के बीच बट गया। इतना ही नहीं, समझौते में मिस्र ने खुद को एक वीटो पावर भी दिया। कहा कि भविष्य में नील नदी पर कोई भी परियोजना उसकी मंजूरी के बिना नहीं होगी। अपनी इस पावर की मदद से मिस्र ने अपने किसी पड़ोसी को नील की सहायक नदी पर भी कोई बड़ी परियोजना नहीं बनाने दी। लेकिन जब अपनी बारी आई तो 1960 के दशक में उसने नील पर असवान नाम का एक बांध बनाया। इस असवान डैम ने नील के मौसमी बहाव का इस्तेमाल किया और मिस्र की खेती का चेहरा हमेशा के लिए बदल गया। इथियोपिया को मिस्र की इस दादागिरी से तब भी दिक्कत थी। उसने कहा, दिस इज नॉट फेयर ब्रो। ऐसे ही कहा होगा, हमारे यहाँ से बहकर पानी जाता है और हमको ही हिस्सा नहीं मिल रहा। पक्षपात की शिकायतों के कारण इथियोपिया ने 1959 के समझौते को मानने से इनकार कर दिया। फिर जब मिस्र ने असवान डैम बनाया तो 1978 में इथियोपिया ने भी एक बांध बनाने की बात कही, लेकिन तब मिस्र ने अपने दबदबे के सहारे उसे ये बांध बनाने नहीं दिया। ऐसे में इथियोपियंस के लिए ये एक भावुक मसला हो गया। इथियोपिया के अलावा नील के किनारे बसे कुछ और देश भी मिस्र और सूडान की मनमानी से नाराज थे। इनमें से 6 मुल्कों ने साल 2010 में एक अलग संधि की। ये 6 देश थे इथियोपिया, युगांडा, केन्या, रवांडा, तंजानिया और बुरुंडी। इन देशों ने नदी से जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं और बांध निर्माण पर अपनी आपसी सहमति बनाई। क्योंकि यह समझौता मिस्र और सूडान के प्रभुत्व को खत्म करता था, ऐसे में जाहिर सी बात है इन दोनों देशों ने इसका बहिष्कार किया। इस बहिष्कार के बावजूद इथियोपिया जो आधार चाहता था वो उसे इस समझौते से मिल गया, और इसी संधि के अगले वर्ष यानी 2011 में इथियोपिया ने GRD प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इस परियोजना पर तब भी मिस्र और सूडान ने आपत्ति उठाई थी। उनका कहना था कि बांध के कारण उनका पानी घट जाएगा। कितना घट जाएगा, कितनी पानी की कमी हो जाएगी? मिस्र का अनुमान है कि बांध का जलाशय भरने के कारण उनकी जल आपूर्ति 36% तक घट जाएगी। सूडान को भी पानी में कमी की आशंका है। एक और डर भी है, ये GRD उसकी पूर्वी सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इधर की तरफ सूडान का रोजरीज डैम है। उसको डर है कि इथियोपियन बांध के कारण उसको अपने बांध को पानी नहीं मिलेगा, यानी कि रोजरीज डैम में पानी की कमी हो जाएगी। इन्हीं आपत्तियों के तहत सूडान और मिस्र ने इथियोपिया से GRD प्रोजेक्ट को रुकवाने की कोशिश की। ये बहुत दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन इथियोपिया आपकी नहीं माना। तनाव इतना बढ़ा कि मिस्र ने सैन्य ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी। बात होने लगी कि मिस्र हवाई बमबारी से इस अंडर कंस्ट्रक्शन बांध को तोड़ सकता है। इंटरनेशनल मीडिया में खबरें छपने लगी, अगर ऐसा हुआ तो मिस्र अपने कौन से विमान इस्तेमाल करेगा। लेकिन इन तमाम धमकियों के बावजूद बांध बनना जारी रहा। अब मौजूदा स्थिति पर वापस लौटते हैं। हमने आपको बताया कि GRD 74% बन चुका है। मिस्र और सूडान इसे बनने से तो नहीं रोक सके। ऐसे में अब उन्होंने रणनीति बदली है। वो इस बांध के जलाशय के भर जाने की टाइम टेबल पर समझौता करना चाहते हैं। दोनों देश ये आश्वासन भी चाहते हैं कि सूखे की स्थिति में इथियोपिया GRD के जलाशय से ज़रूरी पानी छोड़े। अफ्रीकन यूनियन जैसी संस्थाओं के बीच बचाव के कारण तीनों देशों के बीच सूखे की परिभाषा भी तय हो गई है। तीनों ने मान लिया कि जब इस बांध में नील का सालाना बहाव 35 से 40 बिलियन क्यूबिक मीटर से नीचे चला जाएगा तो हम समझेंगे कि सूखे की हालत है। सूडान और मिस्र चाहते हैं कि सूखे की स्थिति में इथियोपिया कितना पानी छोड़ेगा ये भी तय हो, जबकि इथियोपिया कह रहा है कि जैसे हालात होंगे उसके हिसाब से हम खुद फैसला लेंगे। इस मतभेद के बीच इथियोपिया ने अपने पड़ोसियों की आपत्ति के बावजूद जलाशय के भरने का पहला स्टेज पूरा किया, जैसा हमने आपको बताया, और इससे चिढ़कर 4 अगस्त को मिस्र ने बातचीत रोक दी। सूडान ने भी वार्ता से हटने की धमकी दी। इनका कहना है कि इथियोपिया बांध से जुड़े समझौते में ब्लू नील के पानी का बंटवारा भी शामिल करना चाहता है। अब ये ब्लू नील क्या है? नील नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी। सूडान और मिस्र के मुताबिक 1959 के जल समझौते में इस मसले का फाइनल सेटलमेंट हो चुका है। इस पर दोबारा बात नहीं होगी। पर दिक्कत यह है कि जिस 1959 के समझौते का वास्ता ये दोनों देश दे रहे हैं उसको इथियोपिया ने तो कभी माना ही नहीं था। जावेद अख्तर ने कितनी सरलता से लिख दिया था, पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके।
लेकिन इस मामले में सभी पक्ष नदी को अपनी अपनी बपौती समझ रहे हैं, सरहद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्र को लगता है नील उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इथियोपिया को लगता है नदी तो हमारी भी है और अब तक नाइंसाफ़ी भी सबसे ज़्यादा हमारे साथ हुई, तो अब हम क्यों ना इसके सहारे अपनी गरीबी मिटाएं। अगर दोनों पक्ष एक दूसरे की चिंताओं को समझते हुए किसी कॉमन ग्राउंड को पकड़ें तो मसला सुलझ सकता है। इस परियोजना के सहारे पूरे पूर्वी अफ्रीका को सस्ती बिजली मिल सकती है, वरना फिर इलाकों में तनाव होगा, जंग होगी। अफ्रीका पहले ही पिछड़ा है, जितनी जंग होगी उतना ही वो प्रगति के रास्ते पर पीछे छूटता जाएगा। ये था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी चीन से है। कोरोना के बाद अब यहाँ एक नया वायरस फैल रहा है। इसका नाम है बुन्या वायरस। इससे अब तक 67 लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें से 7 की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये संक्रमण जानवरों में पाए जाने वाले कीड़ों से निकला है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। दूसरी सुर्खी श्रीलंका से है। यहाँ संसदीय चुनाव के नतीजे आ गए। इसमें गोताबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे की श्रीलंका पोदुजना पार्टी को जीत मिली है। इसी का अनुमान भी था। 225 सीटों में से इस पार्टी को मिली हैं 145 सीटें। मुख्य विपक्षी दल एसजेबी पार्टी को 54 सीटें मिली हैं। महिंदा भी कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। इस जीत के साथ अब वो फुल टाइम प्रधानमंत्री बन जाएंगे और उनके भैया तो राष्ट्रपति हैं। तीसरी सुर्खी लेबनान से है। 4 अगस्त को यहाँ राजधानी बेरूत में बड़ा धमाका हुआ था। ब्लास्ट के पीछे सिस्टमैटिक लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। हमने आपको पिछले 2 दुनियादारी के शोज में इनके बारे में विस्तार से बताया। इसे लेकर पहले से नाराज चल रही लेबनीज जनता अब और भड़क गई है। बेरूत में लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 अगस्त को लेबनीज सुरक्षा बलों ने बेरूत में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस दागे। कई प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। लोग कह रहे हैं सरकार और कुछ नहीं करती, बस जान से मारने पर आमादा रहती है। ये थी सुर्खियां। अब बारी तारीख सेक्शन की। तारीख कितनी है आज? 7 अगस्त। और इसका इतिहास जुड़ा है खाड़ी युद्ध में अमेरिका के आगाज से। बात 1990 की है। तब इराक का तानाशाह था सद्दाम हुसैन। बहुत दिनों से सद्दाम की नज़र अपने पड़ोसी कुवैत पर थी। एक तो वहाँ तेल के कुएं थे, दूसरा सद्दाम को लगता था कि कुवैत हाथ आ गया तो मिडिल ईस्ट में सामरिक नज़रिए से बढ़त मिल जाएगी। और यही सोचकर 2 अगस्त 1990 के दिन इराक ने कुवैत पर हमला किया। 2 दिन के भीतर उसने कुवैत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया। अमेरिका को डर था कि कुवैत के बाद सद्दाम सऊदी की तरफ बढ़ सकता है। सऊदी दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर था, अमेरिका का पार्टनर भी। ऐसे में सद्दाम को रोकने के लिए अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया और उसकी इस छलांग लगाने की तारीख थी 7 अगस्त 1990। उसने अपने सैनिक सऊदी की सुरक्षा में भी तैनात किए। इसके बाद इराक पर कुवैत खाली करने का दबाव बनाया जाने लगा। इसके लिए सुरक्षा परिषद ने इराक को 16 जनवरी 1991 तक की मोहलत दी, लेकिन सद्दाम पीछे हटने के मूड में नहीं थे। नतीजतन 17 जनवरी 1991 की सुबह अमेरिका और मित्र देशों ने लॉन्च किया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके तहत इराकी सेनाओं के ठिकानों पर भारी बमबारी की गई। जमीनी सेना की भी मदद ली गई। चारों तरफ से घिरे इराक ने 28 फरवरी 1991 को सरेंडर कर दिया। अमेरिका ने भी फिर सीज फायर का ऐलान किया और तब जाकर युद्ध खत्म हुआ। अब दुनियादारी भी खत्म होता है। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। उम्मीद है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार रोज 12 बजे।